गुड आफ्टरनून। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बोला ही था कि हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो डोमेन और रेंज के कुछ स्पेशल 1-2 क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोशिश करेंगे आज ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाए। आज हम इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी फंक्शन भी एक साथ निपटा देंगे, चाहे कितनी भी वीडियोस लगे, नो मैटर वट, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं, जो आपका 11th का भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और 12th में तो है ही पॉपुलर। वो क्वेश्चन है आप पे कि आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। आप ये 2 क्वेश्चन को मास्टर क्वेश्चन मान लीजिए, इनसे ही मिलते जुलते आप पे क्वेश्चन आएंगे और ये भी आ सकते हैं ऑफ रियल फंक्शन। हमें डोमेन और रेंज निकालना है किसी रियल फंक्शन का। रियल फंक्शन मतलब ये हुआ कि उसकी जितनी भी वैल्यूज़ या कोडोमेन और डोमेन होंगे वो सारे आपके रियल सेट को बिलोंग करेंगे। और रियल फंक्शन है आप पे f(x) = √9 - x²। ये आप पे क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है हम पे f(x) = √9 - x²। इसके हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, जबकि हमें दिया है कि ये फंक्शन जो है रियल है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करा कैसे जाता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि डोमेन और जो आपकी रेंज होगी, मतलब डोमेन वो होता है जो वैल्यू आप डाल सकते हैं x की वैल्यू, और रेंज वो होती है जो वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन्ड होती है x की वैल्यू डाल के, जिन्हें हम जनरली f(x) या y कहते हैं। f(x) या y ऑब्टेन्ड कब होता है, मतलब रेंज ऑब्टेन्ड कब होती है, जब आप x की वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आपको पता है यहाँ x और y दोनों डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर को ही बिलोंग करेंगे, पर सारे रियल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, 1-2 छूट भी जाएंगे। उन्हें ही पता करना है कि वो 1-2 कौन से छूट गए, या उन्हें ही पता करना है जहाँ ये फंक्शन डिफाइंड ना हो। चलिए, तो आपको दिख रहा है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्लियरली 9 - x² जो है आपका, ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर 9 - x² लेस देन 0 आ गया, सपोज़ -1 और -2 आ गई, 9 - x² की वैल्यू -1 या -2 आ गई, तो रूट के अंदर आपका नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी में होता है ये। जबकि आपने बता दिया है कि ये रियल फंक्शन है, तो रियल में रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता। तो क्लियरली आपको ये पता चल गया कि 9 - x² जो है वो लेस देन होना चाहिए, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कैन नेवर बी, या आप पहले भी लगा सकते हो, इसे पहले ही लगाना सबसे उचित होगा कि आप लगा लीजिए क्लियरली 9 - x² कैन नेवर बी लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब अगर 9 - x² कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो 9 - x² लेस देन 0 दे रखा है ना आपको, इसमें आप क्या करिए, इस माइनस को इधर ले जा लीजिए, तो आपका क्या बनेगा, देखिए 9 अकेला हो जाएगा और ये -x² उधर जाके प्लस का x² हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी चीज़, ठीक है। ये -x² उधर जाके प्लस का हो गया और लेस देन आपका ऐसे ही रहा। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही हैं और यहाँ पे दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ती है, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो 9 का अगर हम रूट करें तो +-3 लेना है हमें, तो +-3। अब इसमें एक बात है कि इंटरवल बनाते कैसे हैं, तो आप ये देखिए हम पे 2 कंटेंडर हैं, एक कौन है यहाँ पे बता देता हूँ, एक -3 है और एक +3 है। आपको 2 चीज़ देखनी है कि x कितना कम है और कितना ज़्यादा है, यही तो आपका इंटरवल होता है, एक तो कम एक ज़्यादा, स्टार्टिंग एंड, है ना। शुरुआत का क्या नंबर होगा, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, या किससे ज़्यादा होगा और किससे कम होगा। तो आप एक बात याद रखना हमेशा, यहाँ मैं नोट फॉर्म में लिख रहा हूँ, x जो है आपको वो बड़े में सबसे बड़ा लेना है, बड़े में लिखना है ऐसे, बड़े में सबसे बड़ा, बड़े में सबसे बड़ा, और छोटे में सबसे छोटा, छोटे में सबसे छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू हमें लेनी भी है ग्रेटर वाली, बड़ी वाली ग्रेटर वाली, तो बड़े में सबसे बड़ा देखना है। आप खुद देखें, -3 ज़्यादा बड़ा है या +3, आप बोलोगे सर +3, मैं भी यही कह रहा हूँ कि बड़े में सबसे बड़ा लो। आप 2 कंटेंडर हैं यहाँ पे, आप x इज़ ग्रेटर देन -3 भी लिख सकते हो और x इज़ ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ बड़े में सबसे बड़ा लो, ग्रेटर में सबसे ग्रेटर लो। -3 और 3 में ग्रेटर कौन है, 3 है, तो आप हमेशा x इज़ ग्रेटर देन 3 बोलोगे, बड़े में सबसे बड़ा।
x इज़ ग्रेटर देन 3। और छोटे में सबसे छोटा, अगर आपको ये लिखना है x इज़ लेस देन, ठीक है, तो आप पे दो कंटेंडर हैं, एक तो -3 है और एक +3 है। तो मैंने बोला छोटे में सबसे छोटा, इसका मतलब सबसे छोटा तो -3 होता है ना, +3 तो बड़ा होता है ना -3 से, तो सबसे छोटा कौन हुआ, -3 हुआ। तो छोटे में सबसे छोटा और बड़े में सबसे बड़ा लेना है। अभी सीख लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में फिर आप पे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएंगे, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। तो बस इतनी सी बात आपने वहाँ भी पकड़नी थी, आपने यहाँ भी पकड़ ली। तो छोटे में सबसे छोटा, इसका मतलब x इज़ लेस देन -3। हाँ, ये आपके दिमाग को थोड़ा घुमाएगा, पर बात यही सही है। रियल जो आपका थ्योरी है, रियल नंबर थ्योरी, उसमें यही है कि बड़े में सबसे बड़ा और छोटे में सबसे छोटा। चलिए, आपने लिख लिया, फिर आपको ये पता चला। अब फाइनली जो आपका मन कह रहा है वो लिखो। आपका मन ये कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन -3 होना चाहिए और लेस देन +3 होना चाहिए। यही तो आपको कह रहा है। x इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -3, और लेस देन होना चाहिए +3। अब लिख लो चाहे वो, पर वहाँ ऐसे लिखते हैं, इंटरवल जब बनाते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन -3 और लेस देन आ गया आपका +3। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका डोमेन होगा, कौन, डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। तो हमें पता चला x की वैल्यू 2 नहीं डल सकती, -3 और 3 नहीं डल सकती, -3 से बड़ी डल सकती है और 3 से छोटी डल सकती है। आप ऐसे ही समझ सकते हो, -3 से बड़ी और 3 से छोटी, ठीक है। और -3 से बड़ी और 3 से छोटी में करोड़ों क्वांटिटीज़ होंगी रियल, ठीक है। तो इसका डोमेन कैसे बनाना, भाई डोमेन अभी भी रियल नंबर ही है, डोमेन अभी भी रियल नंबर का सेट है, पर इस पूरे रियल नंबर के सेट से 3 नंबर हमें हटाने पड़ेंगे, जो कि कौन कौन है, 2 नंबर हमें हटाने पड़ेंगे, जो कि कौन है, एक तो -3 है और दूसरा आपका क्या है, +3 है। ये आपको डोमेन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं सिर्फ -3 और +3 को छोड़ के, ठीक है। ये पर अगर सर इनको भी डाल दिया, अगर हमने -3 और +3 को भी डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यही है ना आपके सवाल में, कि -3 और +3 को भी डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बस इतनी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, जैसे डिफरेंशिएशन, और आप आगे बढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में 2 चीज़ होती हैं, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी से उसका बीज बो रहा हूँ। तो स्ट्रिक्टली में तो बस ये लगता है, और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना हो, तो हम ये भी लगाते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हम x की जगह -3 भी डालते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी हो गया, तो x की जगह अगर -3 भी डालेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 बनेगा। और यहाँ से -3 का स्क्वायर जब 9 आया तो 9 - 9 0 हो गया। 0 भी रियल नंबर होता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे अगर आप 3 डालो तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 - 9 दोबारा 0 होगा, 0 दोबारा क्या है, रियल नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये भी लगा सकते हो, है ना। क्लियर है इतनी बातें। तो आप पे देख लो कैसा आया, एक बार ठीक से देख लो, फिर मैं तेज़ी से करूँगा सारे क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन बेस बनाता है, इसलिए धीरे से करा। ठीक है, ये है। और बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे कि जिनको ऐसा लिखने में सहजता नहीं होती, तो ये भी मत लिखे करो, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाला भी लिख लोगे तो ये सारा डोमेन है, पर इसमें एक चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे डोमेन आपको हमेशा पता है, DOM लिख लेते हैं हम। डोमेन हमेशा x होता है, x से बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और सच दैट x की वैल्यू ये रही, ठीक है। डोमेन x से बिलोंग करेगा रियल नंबर को, सच दैट x की वैल्यू इतनी है कि -3 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, और इनके बीच की भी हो सकती है, ठीक है। कहने की बातें हैं। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए क्या होगा, ये तो हमारी सारी बातें हो गई डोमेन के लिए। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज हमेशा y से देखते हैं, तो y आपका कितना है, fx है, और आपका यही बराबर है √9 - x² के। अब हमें fx की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हमें y और √9 - x² की ज़रूरत है। आपसे ये पूछा जाएगा कि हम यहाँ पे हमें ये देखना है कि y की क्या क्या वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हो सकती है, ठीक है। यही तो देखना है आप लोगों को, रेंज में ना y की क्या क्या वैल्यू ऑब्टेन्ड हो सकती है। तो
हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक काम करते हैं यहाँ पे, जो आपका y इज़ इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इससे आप x से निकालिए। तो x आप कैसे निकालोगे, आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आप पे बचेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर को उधर ले जा लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और वाई स्क्वायर इधर माइनस का होगा, तो आप पे आएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। यह 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना कि जब हम डोमेन निकालते हैं तो जनरली हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना, और पर लेते किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू लेते हैं। जैसे fx हमने लिया था कि fx में क्या कंडीशन लगी, ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर था ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो लेते हैं fx है पर निकलता x है। ऐसे हम लेते हैं यहाँ पे क्या है, x है पर निकलता y है, y ही आपका क्या होता है, रेंज होता है। चलिए यहाँ से x की वैल्यू बताइए मुझे, तो x की वैल्यू हो जाएगी √9 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियरली यहाँ पे भी y की वैल्यू अगर आप देखें तो अंदर वाला जो है क्लियरली ये जो 9 माइनस ऐसे लिख लो आप, x जो है आपका, ठीक है, या ऐसे लिख लो क्लियरली 9 माइनस वाई स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन या कैन नेवर बी नेगेटिव, ऐसे लिख लो। ये जो अंदर वाली चीज़ है, दोबारा वही बात, 9 माइनस वाई स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव आ गया तो दिक्कत हो जाएगी एक्स के, मतलब एक्स का जो रूट है उसके अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो क्लियरली 9 माइनस वाई स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज़ 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता, नेवर भी हो ही नहीं सकता। अब क्या करना है, इस माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 9 आपका कितने के बराबर, वाई स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, और सारी यही राम कहानी। तो मुझे तो पता है कि y की वैल्यू यही जैसी आएगी, बस x की जगह हमें y तो रखना है। पहले भी तो हम यहीं अटके थे, देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 था, और यहाँ पे भी क्या है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है, यहीं से देखो ऐसा एक जैसा है। तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ गई, और वो y की दो वैल्यू क्या है, ऐसे लिख लो y इज़ ग्रेटर देन प्लस माइनस ऑफ 3, और सीधा आप इसकी रेंज बना लो। तो रेंज आपको भी पता है कि अगर हम -3 डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा, अगर यहाँ पे -3 डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा, और अगर +3 डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा, और इनके बीच की भी तो डालनी ही है। तो रेंज दोबारा क्या बनेगी, y और fx बिलोंग्स टू कितना, r, सच दैट जो आपका y है उसकी वैल्यू, ये जो y है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो y है उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि y बराबर भी हो या बड़ा भी हो -3 से तब भी चलेगा, और बराबर भी हो कम भी हो किससे, 3 से तब भी चलेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया डोमेन और रेंज का खेल यहाँ पे ऐसा है। ये कहने की बात बहुत छोटी है, इसमें कुछ इतना नहीं है। अगर आपने अपना नेक पकड़ लिया कि यहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरी है कि ये वाली चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपको सारी बातें पता चल गई। अगर आपको ये पता चल गया कि अगर आपको y ऐसी फॉर्म में दे रखा और अगर आप इसे x की फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करके अंदर वाले को ये समझ लो कि ये 0 से कम नहीं हो सकता, तो डोमेन रेंज बड़ा खेल नहीं है, फिर ये आपसे हो ही जाएगा। तो एक बार तसल्ली से इसे दोबारा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पे जो फंक्शन है वो कुछ आपका ऐसा है, fx इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियरली ये आपका एक फंक्शन है, रियल फंक्शन ही है। fx इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके फंक्शन है, और आपको इसे प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पे वैसा खेल तो नहीं है नेगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, बट आपको एक चीज़ पता है, नीचे वाली चीज़ अगर आप 0 बना दोगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आपने 0 बना दिया तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा। आई बात समझ में, समझ पाते हो ना ये चीज़, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैंने इसे 0 बना दिया तो 1/0 अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड रियल नंबर में होता नहीं है। इन्फिनिटी मत समझना बच्चों से, अनडिफाइंड है वो, है ना। तो आपको सबसे पहले ये बात पता चली कि क्लियरली जो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो ना लेस ना ग्रेटर बराबर नहीं हो सकता 0 के,
क्योंकि जैसे ही आप इसको 0 के बराबर लगाओगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपका 0 हुआ तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड आ गया, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। तो करें कैसे फिर आप इसे? तो कुछ ऐसा करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपका 0 है, इसका मतलब आपकी 1 की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस ऑफ √1 मतलब 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, रूट ऑफ प्लस माइनस ऑफ √1 जो कि आपका 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसका मतलब आपको पता चल गया डोमेन क्या होगा। अब फिर यही बात है कि वहाँ तो हमने इक्वल लिख दिया था कि x 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि अगर x -1 हो गया तो -1 का स्क्वायर +1 होगा और 1 - 1 0 आ जाएगा नीचे, जो कि हमें चाहिए नहीं। ऐसी कंडीशन +1 के साथ भी होगी। अगर आप x की वैल्यू +1 रख दें तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और 1 - 1 0 हो जाएगा और समथिंग बाई 0 हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो मतलब आज हम x की जगह -2 यस डाल सकते हैं, +2 यस डाल सकते हैं। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 1 - 4 कितना होगा, -3, तो -1/3 आ रहा है। नेगेटिव इंटीजर है, चलेगा, नेगेटिव डेसिमल में है, चलेगा। ऐसे ही आप +2 डाल सकते हैं, +5 डाल सकते हैं, -5 डाल सकते हैं, करोड़ों क्वांटिटीज़ आप डाल सकते हैं सिवाय -1 और 1 को छोड़ के। तो आपको पता चल गया है डोमेन क्या है कि हम रियल नंबर की सारी वैल्यू डाल सकते हैं। हम रियल नंबर की सारी वैल्यू डाल सकते हैं, बस 2 वैल्यू नहीं डाल सकते, एक है -1 और एक है +1। तो ये आपका डोमेन हो गया। क्लियर है इतनी बातें? हम सारी वैल्यू डाल सकते हैं, बस 2 वैल्यू नहीं डाल सकते, एक -1 और एक +1। और रियल नंबर में सारी वैल्यू आ जाती हैं, तो रियल नंबर से बस -1 और 1 हटा दो, ये सारा आपका डोमेन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद को डोमेन की बात करनी है तो हम f(x) को क्या लेते हैं, y लेते हैं। y ले लिया f(x) को और ये है 1/1 कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हमें यहाँ से x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे और y को नीचे ले आएंगे। ये y को नीचे ले आए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दिया। बच्चों फिर क्या करेंगे, 1 को यहीं रहने देंगे, 1/y को उधर भेजेंगे, तो 1 - 1/y और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप अरेंज करना जानते हैं, वेल एंड गुड। और आपकी x की वैल्यू अब x की वैल्यू √1 - 1/y आ गई। ठीक है, ये आप पे वैल्यूज़ आ गई। अब आप सोचिए कि हम y की क्या वैल्यू नहीं डाल सकते। सोचिए y की क्या वैल्यू नहीं डाली जा सकती। f(x) आपका y था, अब आप मुझे बताइए y की क्या वैल्यू आप डाल नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, ये तो वही वाली कहानी आ गई कि रूट है और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली ये जो रूट वाली क्वांटिटी है ना, ये अंदर वाली, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 - 1/y कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब 1 - 1/y जो है हमेशा 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम नहीं हो सकता। यही तो है इसका मतलब, 1 - 1/y 0 से कम नहीं हो सकता, नेवर बी। ये मत समझना कि यही होगा, यही नहीं होगा, ये बात कर रहा हूँ मैं। होगा क्या होगा, तुम्हें ही पता है, 1 - 1/y को हमेशा 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अब बस इसकी वैल्यूज़ निकाली, y की वैल्यू क्या क्या है, y की वैल्यू सोचो क्या होगी, y की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, सोचो। चलिए कोई नहीं, ऐसा होता है शुरुआत में। तो हम क्या करते हैं, -1/y को उधर भेज देते हैं, तो 1 इज़ लेस देन 1/y हो गया। एम आई राइट? माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो -1/y उधर जाके +1/y हो गया। अच्छा, फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजिए, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के पास भेजिए, तो y इज़ लेस देन 1। इसका मतलब अब थोड़ा वेरीफाई करो, y 1 से कम नहीं हो सकता। मान लो y 1 से कम है, आप कुछ भी मान लो, जैसे हाफ है, y की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। हाफ 1 से कम ही होता है, 0.5 होता है। और अगर आप डालोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 1 - 1/, देखिए 1/2, y की जगह कितना डाला, 1/2 डाला, इस y की जगह 1/2 डाला, ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो √1 - 2 आ जाएगा। देखिए 2 ऊपर गया तो 1 - 2 √-1 होता है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो ऐसा तो हमें कभी करना नहीं है, ठीक है, ऐसा हमें करना कभी नहीं है। तो
तो हमें बस इतना पता चल गया सारी बातें कि y जो है लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, है ना, y इज़ लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। अब इसका रेंज कैसे बनाए, फिर हमें पता चल गया y 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो रेंज आप सोचिए, बनाइए, है ना, और फिर मुझे दिखाइए किसी भी मीन से। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी हो गई। रेंज आप कैसे लिखोगे, तो रेंज को लिखने के बहुत तरीके हैं, यहीं पे आप छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ये लिख सकते हो कि भाई y जो है वो हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। y जो वैल्यू है सारी रियल नंबर हो सकती हैं, बट बशर्ते अगर आप y की वैल्यू 1 ना लिखो या 1 से कम ना लिखो। जब भी आप y की वैल्यू 1 से कम नहीं लिखेंगे, 1 से ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 से कम जब भी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो आपको पता चल गया y इज़ लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई रेंज। कहीं अभी आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि y हम ग्रेटर देन 1 लिख लें, तब भी तो रेंज होगी, y इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन लिख लिया करो, यहाँ पे नेवर भी लिख लिया करो, ये तो एग्जामिनर के मन में उल्टी बात जाएगी कि आपने लिख दिया y 1 से कम नहीं होना चाहिए। भाई 1 से कम नहीं होना चाहिए ये तो आपको पता है, पर स्टेटमेंट देख के ऐसे लिख रहा है कि y हमेशा ही 1 से कम होना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट देख के तो आपको यही लग रहा है ना कि y हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जबकि वो गलत बात है। आपके अंदर की बात वो नहीं पहचान पाएगा एग्जामिनर। तो थोड़ा इसमें एक बढ़िया बात ये कर लेते हैं कि रेंज हम ऐसे तरीके से लिख लेते हैं कि y जो है रियल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट y सारे रियल नंबर हो सकते हैं, पर वो सारे रियल नंबर y की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर नेवर भी नहीं लगाएंगे। अच्छा सर, अगर 1 भी हो जाए तो क्या बुरा है, अगर 1 भी हो जाए बेटा y की वैल्यू तो 1 - 1 0 आएगा, वो भी चलेगा। तो ये रहा, आई बात समझ में, y की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम कैन नेवर भी नहीं लगाएंगे, तो मेरे तो कड़े आपके लिए नियम ये होंगे कि आप ये नीचे वाला ही लिखें, क्योंकि नीचे वाले में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, सबको ही सही लगेगा वो, ठीक है। ये सारी बातें हो गई आपकी, वेल एंड गुड, शाबाश। चलिए एक आपकी यादें ताज़ा करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन वाली, और फिर हम अपने इन्वर्टिबल फंक्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए डोमेन रेंज का खेल आपको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो समझ में, नहीं तो क्या बुरा है, एक के बजाय 2 बार वीडियो देख लो, है ना, उसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। पढ़ रहे हो ना, या वीडियो जमा कर रहे हो सिर्फ, कहीं ऐसा ना लगे आपकी शादी हो जाए फिर आपके बच्चे आपसे बोलें कि पापा मम्मी आप लॉकडाउन में क्या करा आपने, तो आपने बोला बेटा हमने वीडियो जमा करी, सिर्फ पढ़ा नहीं, वीडियो जमा करी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसी चांस मत देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नई चीज़ें। नई चीज़ क्या है कि एक रिलेशन है, एक फंक्शन है जो x से y को रिलेट करता है, 2 सेट होंगे x से y, और R एक रिलेशन है जिसमें a, b इज़ सच दैट कि फंक्शन ऑफ a या फंक्शन इन a इज़ इक्वल टू फंक्शन इन b। ओके, तो आपको शो करना है ये R इक्विवेलेंस हो, ये आपको शो करना है या नहीं, देखते हैं। तो शो में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेके चलते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। याद आया आपको, यहाँ कोई सेट नहीं दे रखा ना, देख लूँ क्या ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है या नेचुरल। देखते हैं, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है तो कोई नहीं, हम ये मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो x होता है ये हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, और y हमारा कोडोमेन होता है या जिससे रेंज निकलती है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, रिफ्लेक्सिव में अपने से ही रिलेशन होती है ना, तो हम ये मान लेंगे रिफ्लेक्सिव में कि जो हमारा a एलिमेंट है, आज a एलिमेंट x का काम करेगा और b एलिमेंट काम करेगा y का, ठीक है। तो a जो है मतलब जो आपका डोमेन है उसका एक एलिमेंट स्मॉल a जो है वो सेट x को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाउ सपोज़ हमने माना
कि जो a, a रिलेशन है वो हमारी R रिलेशन को बिलोंग करे। ठीक है, ये जो a, a का हमारा कार्टेशियन सेट बना, ये जो ये प्रोडक्ट बना, ये रियल रिलेशन को फॉलो करे, है ना। तो इसका मतलब हमारा एफ ए जो है, एफ ए तो सही है पर बी की जगह आज ए ही डालेगा, एफ ए के ही बराबर होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय थोड़ी है कि एफ ए और एफ ए एक जैसे ही लग रहे, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में आपको पता है दो लेने पड़ते हैं, तो एक और ये दोनों एफ ए और एफ ए जो हैं बिलोंग करेंगे, ये भी लिख लेना किसको, वाई को। ठीक है, वाई को बिलोंग करने चाहिए, तब ये प्रूफ हो गया। चलिए सिमेट्रिक लिखते हैं। ए कॉमा बी हम डोमेन मतलब एक्स को मानते हैं। गिवन है कि एफ ए और एफ बी बराबर हैं, ये दो फंक्शन बराबर हैं और दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं सेट वाई को। तो अगर एफ ए और एफ बी बराबर हैं भाई, तो एफ बी और एफ ए भी तो बराबर होंगे, और ये दोनों भी किसको बिलोंग करेंगे, सेट वाई को। यहीं से आपका सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, और कुछ है थोड़ी इसमें। ठीक है, मेहनत ही तो करनी है। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव आप पे सिर्फ इतना है कि लेट ए बी सी बिलोंग टू डोमेन एक्स। गिवन कि ए और बी में रिलेशन है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ एफ ए और एफ बी क्या हैं, बराबर हैं। चलिए फर्स्ट मान लीजिए। ऑल्सो आपको ये भी पता है कि ए बी अगर बी को आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो बी सी भी आपके आर को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। अब आप खुद ही देखिए, ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो आपको ये पता चल गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि भाई ए और सी भी क्या हैं, बराबर हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, और ये दोनों भी रियल नंबर को क्या करेंगे, रियल नंबर नहीं रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो आपका ट्रांजिटिव यहीं से प्रूफ हो गया। ठीक है, ये सारी आप पे चीज़ें थी, देख लीजिए एक बार, और फिर हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, फंक्शन का कंपोजिशन पढ़ा था, और उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक नए फंक्शन से मिलाता हूँ। उस फंक्शन का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन में आप कुछ भी वैल्यू डालें, तो वो उसकी पहली वैल्यू आए। जैसे सेट है 1 2 3 4 5, आपने कोई ऐसी रिलेशन बनाई कि कुछ भी डाला 1 ही आए वैल्यू। हमेशा y की वैल्यू कितनी आई, 1 ही आए। हमेशा नहीं बेटा, जब सेट 1 2 3 4 5 है या 1 2 3 है, एक तो होना ही चाहिए ना, तब 1 ही आए। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उस चीज़ को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि होता क्या है। तो ज़रा ध्यान से समझने इस रिलेशन को या फंक्शन को। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं आई ए, जिसमें ए सेट की ए से ही रिलेशन है, सच दैट आई ए अगर हम एक्स करें, मतलब आई ए जो है हमारा फंक्शन है, वो अगर हम किसी एक्स पे लगाएं तो एक्स ही आए। मैंने बोला था ना, एक्स कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 ही हो सकता है, और एक्स ही आए, तो इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। फॉर ऑल का सिंबल एक्स बिलोंग टू ए, ये सिंपल सी बात है। अब इसमें एक बात है कि आप कुछ भी कर लो भाई, आएगा हमेशा क्या, ए की ही वैल्यू आएगी जो हम एक्स से संबोधित कर रहे हैं, मतलब ए सेट की कुछ भी वैल्यू आएगी जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, डोमेन और रेंज दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी, जो क्या होगी, जो वैल्यू आएंगी आई ए की, और वो एक्स है, और एक्स किस सेट को बिलोंग कर रहा है, ए को। तो डोमेन और रेंज हमेशा यहाँ पे कितना आएगा, ए ही आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। धीरे धीरे ये आपके दिमाग में घूमेगा। डोमेन और रेंज, फिर वही बात किसका बता रहा हूँ मैं बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन का। आई ए और आई ए का हमेशा ए ही होगा, तो ये बात है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आई होप आपको समझ में आया हो।
अब देखते हैं इससे मिलते जुलते क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो आपको ये और अच्छी तरीके से समझाएं। चलिए देख लेते हैं। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन आप पे ये है कि आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन ये रहा कि लेट एक फंक्शन है जो a को b से रिलेट कर रहा है और आई ए और आई बी जो हैं, नाम ही देखो क्या हैं, आई ए और आई बी, तो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आई ए और आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्रूफ करना है बच्चे, प्रूफ आपको ये करना है कि एफ ओ आई ए, ये तो वही आ गया क्या, जी ओ एफ और एफ ओ जी, हाँ जी ये वही है, कंपोजिशन ही है। एफ ओ आई ए, जैसे एफ जी एक्स था ना, एफ ओ जी जी ओ एफ, वैसी है एफ ओ आई ए, एफ आना चाहिए, और आई बी ओ एफ आपका एफ आना चाहिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाह रहा है, फिर आप समझ जाओगे। बेटा ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, हमेशा बस ये याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपकी टेंशन थोड़ी है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आए, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन अगर किसी एक्स पे लगता है तो भाई एक्स ही आता है। यही तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन आई ए है, अगर वो किसी एक्स पे लगता है तो एक्स ही आता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रूफ जो करना है वो देखो। आपको क्या करना है, एफ ओ आई ए प्रूफ करना है ना, तो आप कुछ ऐसे लीजिए, एफ ओ ऑफ आई ए एक्स, ऐसे लीजिए एफ ओ ऑफ आई ए एक्स, क्योंकि आपको ये पता है देखो एफ ओ जी कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ एक्स ना लगे, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया एफ ओ ऑफ आई ए एक्स। बेसिकली बच्चों है क्या ये, मतलब आई ए एक्स ऐसा होगा, है ना, आई ए के बाद एक्स जो होता है उसे ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये ओ हटेगा, ओ तो ऑपरेशन होता है ना, जैसे एफ ओ जी एक्स क्या बन जाएगा, बाद में एफ जी एक्स बन जाएगा। ओ ऑपरेशन ने क्या करना है, ओ ऑपरेशन ने ऑपरेशन हटा के इसका ही वो फंक्शन बन जाएगा, या इसी की वो वैल्यू बन जाएगी। याद आया यार, एफ ओ जी रहता था, एक्स रहता था, तो उसे क्या लिखते थे, एफ जी एक्स लिखते थे ना, ठीक है। देखो रिकॉल करा रहा हूँ मैं लीनियरली करा सकता था पर उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि इससे आपको रिकॉल भी हो रहा है, भूल जाते फिर आप सारी चीज़ें, इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। तो एफ ओ आई ए एक्स में होगा क्या, ओ हटेगा और ये ब्रैकेट बनेगा जैसे नीचे है। चलिए बहुत बड़ी। अब आप एक चीज़ देखिए, आई ए एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, आई ए एक्स की वैल्यू एक्स है, आई ए एक्स की वैल्यू एक्स है, इसका मतलब ये आ गया एफ एक्स। अब कुछ ना करो बच्चे, ये एक्स हटा दो, या एक्स संबोधित ही नहीं हो रहा, यहाँ से एक्स अगर हटा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एफ ओ आई और साथ में ए, और यहाँ से अगर एक्स हटा तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एफ। तो यही तो है बेटा, यही तो चाहिए था, एफ ओ आई ए कितना आ गया, एफ आ गया, ठीक है। दोबारा देखो, एक और बार ट्राई करने का तुम्हें मौका दे रहा हूँ, दोबारा देखो, क्योंकि हम पे एक और चीज़ है, हम पे है आई बी ओ एफ है ना। अब ये तो कुछ होता ही नहीं जब तक इसके साथ एक्स ना लगे, तो मेरे को एक एक्स लगाना पड़ेगा ऐसे। अब होगा क्या, जब ये ऑपरेशन हटेगा तो आई बी तो बाहर रहेगा, पर जैसे ऑपरेशन हटा एफ एक्स के ऊपर कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे आएगा ना। हाँ अच्छा, एफ है ये, हाँ तो ये तो उल्टा हो गया ना, ठीक है कोई नहीं। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर, ये देखनी पड़ेगी, है ना। चलो अच्छा, यहाँ से देखो बेटा, आई जो होता है ए होता है, ठीक है, और जब यहाँ x है तो x आया। मान लो अगर यहाँ y होता तो फिर क्या बदल जाता, y ही आता, है ना। x था, आई ए एक्स था तो x आया, आई ए वाई होता तो y आता। अच्छा बेटा आई बी होता, अगर सेट चेंज हो गया तो कोई फ़र्क थोड़ी होगा, आइडेंटिटी फंक्शन तो आइडेंटिटी ही है ना, तो आई बी वाई कितना होता, y आता। अरे सर अब हम समझ गए, क्योंकि y जो होता है, y खुद क्या होता है, एफ एक्स होता है,
तो अगर y से y आया इसका मतलब fx से दोबारा क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। शाबाश बेटा, अगर i भी fx से अगर आपका fx आ गया तो मेरे लिए आपने बहुत चीज़ें आसान कर ली, क्योंकि अब मैं सीधा x हटा के यहाँ से और यहाँ से x हटा के सीधा ये बोल सकता हूँ कि i b o f, x हटा दिया और यहाँ से भी x हटाइए तो यहाँ पे सिर्फ f बचेगा। यहाँ से भी x हटाया, यहाँ से भी x हटाया और आप पे ये चीज़ आ गई। शायद आपको यही प्रूफ करना था और ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं। ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन का पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। अब धीरे धीरे हम अच्छे एग्जाम्पल शुरू कर देंगे, ठीक है। ये चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। एक वो वाला याद आया तुम्हें, H10G वाला कराया था इतना बड़ा, वो दोबारा करो एक बार, है ना, कॉपी में, जिसमें आपका आखिरी में 10 π/4 1 हो जाता है और फिर उसके log 10 π/4 होता है, फिर log 1 आ जाता है, तो वाला दोबारा करना है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। लेट फंक्शन जो है वो इंटीजर को इंटीजर से जोड़ रहा है। कैसे? ये जो आपकी fn की वैल्यू है, fn आज n है तो x की जगह n लेंगे, है ना, 3n है। और g भी है एक फंक्शन जो z को z से ही डिफ़ाइन कर रहा है। और कैसे डिफ़ाइन कर रहा है वो ये रहा कि gn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, gn की वैल्यू n/3 हो जाए अगर n इज़ मल्टीपल ऑफ 3, n इज़ मल्टीपल ऑफ 3, और 0 हो जाए अगर n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बच्चों आपको जब भी शो करना होता है तो हम उस नेगेटिव वे में बात करते ही नहीं है कि क्या ये शो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सेट जो होते हैं जनरली इंटीजर्स रियल नंबर के, ये इन्फिनाइट नंबर कंटेन करते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों के लिए, है ना। तो सिंपल सा ये है कि शो करना है आपको कि GOFIZ आ जाए और FOGIZ ना आए। बस इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ये जो चीज़ है कि काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं अगर आप वैसा सोचोगे, है ना। जब आप एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ लें, आपकी इसमें पैंठ बन जाए, तो उसके बाद आप लोग वैसा सोच सकते हैं जैसा आप अभी चाह रहे हैं सोचना। अभी फ्लो के साथ चलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि FZ से Z FN है 3n, G दे रखा, G की वैल्यू ये है, ठीक है। GOF आपको IZ बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम वही लेते हैं, GO है ना, F लेते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x नहीं ले सकते, इन्होंने बोला n लो, तो हम मान लेते हैं यहाँ से चला के क्वेश्चन कि लेट n जो है z को बिलोंग कर रहा है। किस z को? इस वाले z को, कोडोमेन को, क्योंकि ये वाला z तो डोमेन को, क्योंकि वाला z तो क्या है, कोडोमेन का है, तो ये अभी डोमेन को बिलोंग कर रहा है, डोमेन वाले z को, है ना। हालांकि फ़र्क कुछ नहीं है। तो GOF मैंने ले लिया और अपने मन से यहाँ क्या लगाया, x लगाया। बच्चों इससे क्या हो गया, फिर ये ऑपरेशन हटेगा, G के बाद जो ऑपरेशन है हटेगा और ऑपरेशन की जगह कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। चलिए आप ये देखिए बच्चे, F अच्छा x नहीं होगा, I'm sorry, कहने के बाद n आएगा यहाँ पे, है ना, या n आ गया। अच्छा आप ये देखिए Fn की वैल्यू कितनी है, तो Fn की वैल्यू 3n है, तो G लिखा और यहाँ पे लिख दिया 3n। क्लियर है बच्चे? ठीक है। क्या आप मुझे बताइए 3n जो है मल्टीपल है 3 का, मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये 3n जो है 3 का मल्टीपल है। वाई सो? क्योंकि 3 बाहर दिख रहा है ना बच्चों आपको। ये n की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो, मान लो -1 हो तो -3 आएगा। -3 3 का मल्टीपल होता है, n की वैल्यू 2 आ जाए तो 3 2 जा मतलब 3n आपका 6 बनेगा। 6 भी क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है। तो मुझे ये पता है कि 3n मल्टीपल है 3 का। अब आप ये देखिए कि जब भी n जो है 3 का मल्टीपल होगा, n क्या संबोधित कर रहा है, n आज 3n को संबोधित कर रहा है। क्योंकि जब gn होता था, जब आप पे gn होता था, जब gn होता था तो आप पे n/3 आता था। और ये सिर्फ हम तब लगा सकते हैं कि जब n जो हो मल्टीपल हो 3 का। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया कि gn की जगह g 3n है, g कितना है 3n है, तो क्या मॉडिफिकेशन होंगे बच्चे? बस इतना होगा, जहाँ n है वहाँ, अब जहाँ n है, जैसे यहाँ n है और यहाँ भी क्या है n है, वहाँ पे अब 3n आ जाए।
क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि वहाँ पे अब 3n आ जाए। तो यहाँ n था, यहाँ बना उसका 3n, ऐसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे बनेगा 3n। ठीक है, ये हम करना चाहेंगे। और आपको ऑब्वियसली पता है ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि n जो था वो 3 का मल्टीपल था, अगर gn कितना था, n/3 था। पर जब g 3n है, n की जगह 3n है, तो आप पे 3n/3 आ गया। तो ऑब्वियसली 3n भी क्या है, 3 का मतलब 3n भी क्या है, 3 का मल्टीपल ही है। थोड़ा सोचो इसे, हमने n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 बोला था तो n/3 थी वैल्यू। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले से पता है कि 3n जो है 3 का मल्टीपल है। मुझे ये पहले से पता है कि अगर यहाँ n की जगह 3n आ गया तो 3n 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब 3n/3 वैल्यू होगी मेरी किसकी, g3n की। g3n की वैल्यू मेरी कितनी है, 3n/3 है, 3n/3। और 3 से 3 जैसे ही कटा आपका n आ गया। तो बच्चों मैंने आपको बोला ही था कि जब कभी ऐसा हो जाए कि आप कुछ भी लगाओ और वो नंबर ही आ जाए, अभी पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं है, आइडेंटिटी फंक्शन और कुछ भी fx हो तो आपका x ही आ जाए, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। मैं g लेके चला पर मेरा GOFN लेके चला पर आखिरी में मेरा n आ गया। इससे तो मैं बस यही समझा कि जो ये GOFN था, जो मेरा n आ गया, इसका मतलब ये कुछ और नहीं होगा, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन की ये पहचान होती है कि वो n बना दे। और अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है कहाँ, z में, कहाँ पे है ये आइडेंटिटी फंक्शन, z में, इसका मतलब मैं इसे आगे जाके आइडेंटिटी फंक्शन इन z ही कहूँगा, या ये IZ ही कहलाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन की पहचान होती है किसी भी चीज़ को x या n बना दे, जो कि इसने बना दिया। इसका मतलब GOFN कुछ और नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन ही है, कहाँ पे, z में। तो ये चीज़ आपकी हो गई, आई बात समझ में, ये चीज़ आपकी हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करनी है कि हमें प्रूफ नहीं करना है, लेके चलेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं कि GOF तो आइडेंटिटी है, FOG नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी। देखते हैं FOG अगर मैं x से लेके चलूँ या n लेके चलूँ तो होगा क्या, जनरली मेरा होगा FGN, यही तो होगा बच्चों, FGN होगा। अब क्योंकि अगर मुझे इसे आइडेंटिटी फंक्शन नहीं दिखाना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू n नहीं आनी चाहिए, n नहीं आनी चाहिए, n वैल्यू इसकी आनी नहीं चाहिए। क्योंकि gn पे हम पे दो कंटेंडर हैं कि gn की वैल्यू n/3 बन जाएगी अगर क्या हो, n मल्टीपल हो, n मल्टीपल हो किसका, 3 का, या इसकी वैल्यू 0 आएगी जब ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों ही लेके देखते हैं। वैसे तो नॉट प्रूफ करने में आपको रियल वैल्यूज़ डालनी चाहिए, एक बार मैं आपको वैसे दिखा दूं। तो अगर मैंने मान लिया n जो है n मल्टीपल है, तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर n मल्टीपल है तो आपका FOGN क्या बनेगा, ये चल रहा था आपका FGN। ठीक है, और क्योंकि मैंने बोल दिया n मल्टीपल है, अगर n मल्टीपल है तो gn की वैल्यू क्या आएगी, अगर n मल्टीपल है 3 का तो gn की वैल्यू n/3 है। यहाँ पे आप पे f आया और gn की वैल्यू कितनी आई, n/3 आ गई, क्योंकि n मल्टीपल है। अब आप खुद देखिए, अगर FN3n है, मतलब यहाँ पे क्या है, जहाँ n है वहाँ n है, तो FN/3 क्या होगा कि कुछ नहीं करना, 3 लिखो और n की जगह कितना लिख लो, n/3। बस यही तो मॉडिफिकेशन करना है, जहाँ n है वहाँ क्या लिख दो, n/3। तो यहाँ n की जगह भी n/3 आ गया, तो ये आपका n आ गया। यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि ये IZ आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, यही इसी बंदिश की बात मैं कर रहा था। तो हम मान के चलेंगे अगर हमें प्रूफ करना है, और ये दिखाना नहीं है, ये पहले रफ में देखना है। मान लिया n इज़ नॉट मल्टीपल, ये हमारा ऑफिशियल आंसर होगा, n मल्टीपल नहीं है। अगर n मल्टीपल नहीं होगा तो ये आपका FOGN जो है, या जो आपका FGN है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, क्योंकि जब n मल्टीपल नहीं है 3 का, तो जो आपका GN है उसकी वैल्यू 0 है।
तो FGN जो है वो 0 बन जाएगा, F0, ये बात है। और F0 मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, FN 3N है, तो अगर n की जगह मैं 0 डाल दूँ, यही तो कहना चाह रहा है ना, जहाँ n है वहाँ 0 डाल दो तो 3 × 0 आ जाएगा और ये आपका 0 है। तो कहाँ हम लेके चले थे ni और कहाँ आ गया 0, यहीं से प्रूफ हो गया कि ये आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं है, iz के बराबर नहीं है। अब ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है 0 लेना है, आप n की वैल्यू 1 ले लो तब भी आपका 3 आएगा, 3 आपका iz थोड़ी है, तो ये दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। शाबाश, iz नहीं है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, वेल एंड गुड। अब हम आगे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे कुछ ऐसा है कि आपसे कह रहा है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, है ना, बुरा बना पेपर तो यही आएगा। हालांकि मेरा ये वही होता है कि इससे मिलता जुलता आएगा। तो अगर ए आपका रियल नंबर सारा है, बस उसमें 3/5 नहीं है, और बी आपका रियल नंबर सारा है, बस उसमें 7/5 नहीं है, और आपकी एक फंक्शन ऐसी है कि जो ए को बी से रिलेट कर रही, मतलब ए आपका जो है वो आपका डोमेन हो गया, और डोमेन आपको दे रखा है कितना है, और बी आपकी रेंज होगी, रेंज भी आपको दे रखी है कितना है। तो डोमेन रेंज तो नहीं पूछ रहे होंगे, यहाँ क्या पूछ रहे होंगे देखते हैं। fx आपका यहाँ पे है 7x + 4 ओके अपॉन 5x - 3, ठीक है। अगर फंक्शन a से b को रिलेट कर रहा है तो fx निकल गया हमारा, मतलब x आपका a में होगा और b में आपका fx होगा या y होगा। साथ में अगर एक रिलेशन ऐसी है कि g जो है वो b को a से रिलेट कर रही है, g जो है वो b को a से रिलेट कर रही है, आगे जाके आप पढ़ोगे जब ऐसा होता है FAB और GBA, तो FAB के लिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और GBA के लिए F वाला इन्वर्टिबल फंक्शन है, दोनों अपोजिट फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अच्छा, आपको GY जो है वो दे रखा है आपको कितना, 3y + 4 अपॉन 5y - 7, ये आपको दे रखा है। तो आपको शो करना है कि आपका GO F जो है वो आपका I ऑफ A आए, सेट A का आपका आइडेंटिटी आए, और आपसे बोल रहा है जो FOG है वो आइडेंटिटी आए B की, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, अगर आप पैटर्न या स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से चलिए और इसे बनाइए। चलिए करके देखते हैं। x ही आना चाहिए दोनों से, है ना। अगर GOF को कुछ करके x आए और FOG को करके y आए तो बात बन सकती है। चलिए करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं GOF, और ये कुछ अकेला होता नहीं तो x लगाना पड़ेगा, तो GOFX लिख लिया, ठीक है। बाद में जाके ये बनेगा GO हटेगा ब्रैकेट FX, ये आपका बन गया। अब बच्चे आपके fx की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं चाह रहा हूँ इसे y मान लो, क्योंकि या z मान लो, पर fx y होता है बच्चों, तो gy मानो इसे। अब होगा क्या, थोड़ा आसान हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको क्यों आसान हो जाएगा। कहीं ये तो नहीं भूले कि fx आपका y होता है, ये मत भूलना, fx हमेशा ही y होता है। आप ये देखिए कि gy कितना है, वो रहा ऊपर, gy कितना है 3y + 4 अपॉन कितना 5y - 7, ये आप पे gy की वैल्यू है 3y + 4 अपॉन 5y - 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको बुरा लगता है आपने fx को y मान लिया, तो या तो आप यहाँ पे y की जगह fx लिख लो, ऐसे 3fx + 4 अपॉन 5y की जगह fx - 7, ये लिख लो। ऐसा लिख लो आप, y की जगह fx लिख लो,
ये आप सीधा वैल्यू भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है y की वैल्यू ये पूरी है तो डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ इसलिए ऐसे ही करूँगा। fx की वैल्यू बच्चे ये है, ये डालिए आराम से, है ना। पहले y था, y आपका fx था, ठीक है। तो आपने fx की वैल्यू अब डालनी है, तो fx की वैल्यू पूरी है तो 3 लिखा, साथ में यहाँ पे लिखेंगे 7x + 4 अपॉन में कितना 5x - 3, अब पैटर्न समझ के तुम, +4 अपॉन में 5 लिखा, देन fx इज द सेम 7x + 4 अपॉन 5x - 3 एंड देन यहाँ पे -7। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको भी दिख रहा है एलसीएम सेम है, ये भी एलसीएम वही होगा, ये भी वही होगा, तो मैं एलसीएम नहीं लिखूँगा, है ना। मैं सीधा ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख लूँगा, है ना। तो होगा क्या, 7 3 जा आपका 21 होगा, और फिर 4 3 जा आपका 12 होगा, ठीक है। फिर आप पे 4 के साथ ये आएगा, क्या, ये 5x - 3। अब जब ये पूरा हो जाएगा तो होल डिवाइड में 5x - 3 आएगा, ठीक है। वो दिमाग में रखना मेंटल मैथ में कि होल डिवाइड में 5x - 3 आएगा। ऐसे ही नीचे करेंगे तो 7 5 जा आपका 35x होगा, यस, देन 5 4 जा आपका 20 होगा, एंड देन -7 ऑफ 5x - 3, ऐसा आपने लिखना है। चलिए, अगर आपने ऐसा लिख लिया तो इनको खोल के देखिए कितना आ रहा है। स्लैश से 5x - 3 वाले कैंसिल हो गए, है ना, ऐसे आएंगे ना, दोनों कट गए। चलिए तो देखिए 21x ये रहा और 5 4 जा 20x ये रहा, तो 20 और 21 आपका 41x होगा, ठीक है, 41x। देन आपका देखिए ऊपर यहाँ 12 है और 4 और -3 ये भी -12 होगा, तो अब 12 - 12 आपका 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गए। यार खोलना आता है ना आपको, 21x और 20x कितना होगा 41x, प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल हो गया। बेटा देखिए 35x - 35x आपका कितना होगा 0 होगा, तो x से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब आप पे देखिए यहाँ 20 है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 20 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, तो 41x / 41 आ गया और आपका x आ गया। बच्चों यही पहचान होती है, जब भी x आ जाए तो यही आपका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और आपने जो x लिया वो कहाँ का लिया, a का लिया, क्योंकि a ही आपका डोमेन है, तो ये आइडेंटिटी होगा a का, ठीक है। क्लियर इतनी बातें, शाबाश बेटा। अगर ऐसे कर सकते हो तो दूसरा भी आप कर ही सकते हो खुद, है ना। तो एक बार पॉज करके खुद करो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आइडेंटिटी हो गया, इसे मिटा रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है, आपको बताना है FOG जो है IB के बराबर हो। तो आपने लिखा FOG और साथ में x लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन हटा तो कर्ली ब्रेसेस बनेंगे और यहाँ पे GX बनेगा, और GX की वैल्यू आप क्या डालोगे, हमको नहीं पता, तो क्या करो, चाहे FOG Y लोगे आप, X नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, Y लोगे, ठीक है, क्योंकि G के साथ Y है वहाँ, है ना, ये है। तो FGY क्या होगा, तो थोड़ी देर के लिए GY को आप कुछ मान लो, थोड़ी देर के लिए, है ना, GY को आप Z मान लो, कोई बुरी बात नहीं है। तो GY को जैसे आपने Z माना तो ये FOGY मतलब FGY आपका बना F और GY आपका हो गया Z, तो आपका FZ बना। चलिए, अगर आपका FZ बन गया तो कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, fx आप पे पड़ा है, आप हर x की जगह z डाल दो, तो आप पे क्या बनेगा 7, देन x की जगह z, तो 7z + 4 और नीचे आएगा 5z - 3, ये आप पे आ गया। बच्चों अगर आप पे यह आ गया तब आप क्या कर सकते हो, अब आप z समझ सकते हो क्या चीज़ है। तो z आपका कुछ और नहीं है, GY है, तो आप लिखोगे 7GY + 4 अपॉन 5z की जगह GY और यहाँ पे माइनस का 3, ये आपने लिख लिया। चलिए फिर आप GY की वैल्यू डाल दीजिए। तो GY की वैल्यू अगर आपने डाली, चलिए बच्चों मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं करूँगा। GY की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो हम पे क्या आ जाएगा, तो अगर हम देखें तो 7 लिखा मैंने और GY की वैल्यू ये पूरी है, तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिख दिया, 3y + 4 अपॉन 5y - 7, ठीक है। फिर आपका प्लस का 4 चल रहा है और नीचे 5
देन जी वाई आपका कितना है, जी वाई आपका है 3y + 4 अपॉन 5y - 7 और -3। फिर वही बात 5y - 7 कटेगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ऊपर 7 और 3y जब मल्टीप्लाई होंगे तो 21y आएगा, 7 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 28 आएगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 5y - 7 के साथ, उसके बाद जो पूरा एलसीएम है वो स्लैश में आएगा, इधर फ्लैश में आएगा। अच्छा इधर करिए, 5 3 जा आपका 15y आया, 5 4 जा आपका 20 आया, -3 लिखा आपने और 5y - 7 लिखा और फिर स्लैश में ये पूरा एलसीएम आया। ध्यान से देखिए ऊपर नीचे से एलसीएम सेम आया था इसलिए कट गए, अब उनको देखना नहीं है। सीधा आप यहाँ देखिए कितना आया, यहाँ से 21y है और ये 5 4 जा 20y है, तो 21y + 20y + 21y आपका 41y होगा। और 28 और -28 कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा नीचे देखिए, माइनस का 15y है और प्लस का 15y है, कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस होगा, 7 3 जा 21 एंड 21 + 20 = 41। देन आपका देखिए y आ गया और y जो है आपका b को संबोधित सिग्निफाई कर रहा है, तो ये आपका आइडेंटिटी होगा किसका, b का। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। देखिए 6 मार्क्स में मेहनत तो बहुत, पर कंसेप्ट कुछ नहीं है, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको वही बाइजेक्टिव का बता देता हूँ, 1 1 on 2 वाला। इसमें कैसा लगेगा, क्योंकि ये सारे बीज बोए जा रहे हैं आपके इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए, कि आपको पहले f बताया ए बी से, फिर g बताया बी ए से, ये सारे इन्वर्टिबल फंक्शन के बीज हैं जो आपके आगे काम आएंगे और होपफुली हम आज ही करेंगे। तो आप पे एक क्वेश्चन है कि लेट आपका एक फंक्शन है जो a से कहाँ है, b है, ठीक है। एक फंक्शन है आपका a से b, एक फंक्शन है आपका a से b और एक है g कहाँ से कहाँ, b से a, ओके। सच दैट आपको दे रखा है GOFIA है, ओके। GOF आपका कितना है, IA है। शो करना है आपको F जो हो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब अभी देखा नहीं तुमने, 1 1 के साथ क्या हो, ऑन टू हो, 1 1 के साथ क्या हो, ऑन टू हो, 1 1 ऑन टू हो। चलिए इसे शो करिए, कैसे करेंगे देखिए, ठीक से करेंगे कैसे इसे। 1 1 का तो आपको पता ही होता है, fx1 और fx2 को साथ लेना है। फिर आपको क्योंकि GOF दे रखा तो वो ले लो, दोनों आइडेंटिटी के बराबर होंगे और वहाँ से करिए तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। ऑन टू आप शो ही कर सकते हो, उसमें कुछ कर नहीं सकते, थ्योरेटिकल ही लिखना पड़ेगा उसमें, तो वही करना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा अगर GOFIA प्रूफ कर दिया तब भी तो बात बन जाएगी, फिर तब भी तो वहाँ से इमेज दिख ही जाएगी। चलो कर लो, कैसे करोगे, करते हैं।